वाक्य शुद्धि में हमने आपको पहले वीडियो में इसके कुछ नियम बताए थे, उनकी व्याख्याएं बताई थी, कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी आपको बताया था। इससे अगले वीडियो में आपको लगभग 2 या 3 नियम बता दिए गए थे। उनके अलावा भी बहुत से नियम हैं जिनमें आज देख लेते हैं। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि, इसका मतलब समझे आप कि जो भी हमारे पास जो लिखा हुआ होगा उसके जो शब्द हैं वे सभी सही पाए जाएंगे वर्तनी की दृष्टि से, लेकिन उनका जो क्रम है, लिखने का जो तरीका है वो गलत मिलेगा आपको। जहाँ पर लिखने का तरीका गलत मिले तो समझ लेना इसमें क्रम भंग संबंध अशुद्धि है। शुद्ध करने के लिए हम उनको यथा क्रम लिख देंगे, मतलब क्रम वाइज क्रम लिखते चलेंगे जिससे कि बार अर्थ स्पष्ट हो जाए। देखिए उदाहरण नंबर 1। शीतल गन्ने का रस पीजिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर शीतल गन्ने का रस पीजिए, जितने भी शब्द हैं वे वर्तनी की दृष्टि से सबके सब सही लिखे गए हैं। इनमें कोई भी गलती नहीं है लिखने में, लेकिन इनका क्रम जरूर गलत हो गया है। क्योंकि आपको पता है गन्ना शीतल होता ही नहीं है। शीतल होता है क्या? रस होता है, रस। तो यहाँ पर ये शीतल शब्द और गन्ने शब्द का कोई मेल नहीं है, तो क्रम हो गया गलत। तो शुद्ध के लिए जो शुद्ध जो वाक्य बनेगा वो हमारा बनेगा इस प्रकार। देखिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए। देखो आप, शब्द तो वही हैं, लेकिन केवल क्रम बदल दिया गया है। यहाँ पर क्रम बिल्कुल सही है, इसलिए ये वाक्य कैसा माना जाएगा? शुद्ध। यहाँ पर शब्द तो वही हैं लेकिन इनका क्रम गलत है, तो गलत क्रम के आधार पर ये ऊपर वाला जो वाक्य है वो हमारा हो गया गलत। उनको क्रम को हम ठीक ठाक जमा देंगे तो हमारा वाक्य हो जाएगा शुद्ध। इसके अलावा उदाहरण और देखते चलें आप लोग। उदाहरण नंबर 2। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा। वही पहले जैसा है कि क्रम की गलती है। मैंने बहते हुए, इस पर ध्यान दो। मैंने बहते हुए, इसका मतलब मैं बह रहा हूँ, मैं खुद, और फिर पत्ते को देख रहा हूँ। ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि बहने वाला आदमी कि शुद्ध बुद्ध खो जाता है, वो पत्ते को कैसे देखेगा? हम ढंग से देखते हैं तो हमको पता चलता है ये वाक्य में क्रम भंग सही नहीं है, क्रम भंग हो गया है। इसलिए हम क्या करते हैं, शुद्ध वाक्य बनाने के लिए इसको सही क्रम में लिख देंगे। मैंने तो आएगा, पहले करता है मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। इसी प्रकार अनुदाहरण, मैंने उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा, इसी जैसा है। श्याम ने उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा, इसी प्रकार का है। तो कहने का मतलब है कि आपको शब्द सही दिखाई दें लेकिन उनका क्रम गलत हो, तो शुद्ध लेखन के लिए हमें क्या करना होगा, उन शब्दों को हम क्रम से जमा देंगे, भाषा स्पष्ट हो जाएगी। बात स्पष्ट होने के बाद हमारा वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा। अगला उदाहरण, तीसरा नंबर, उपयोजना
मंत्री आज आएंगे। देखो ये वाक्य थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जहाँ बिल्कुल शुद्ध है। हम जरा सोचें इसके बारे में, यहाँ पर गलती कहाँ पर हुई है ये सोचें हम। पहले देखेंगे शब्द तो कोई गलत है नहीं, हमने देखा कि कोई भी शब्द लिखने की दृष्टि से गलत नहीं है, सबके शब्द सही लिखे गए हैं। तो हम दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि योजना तो एक ही होती है, उप योजना होती नहीं है। मंत्री होते हैं उप मंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप सरपंच, ये होते हैं कि उपसर्ग है। और ये उप हमेशा कहाँ लगता है? संज्ञा के बाद लगा है, संज्ञा से पहले लगाया जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध के लिए हम आप क्या करेंगे, देखिए योजना तो पूरा का पूरा शब्द है, इस पर कोई प्रभाव डालेंगे नहीं। योजना के बाद उप लिखेंगे, योजना उप मंत्री आज आएंगे। इस प्रकार ये वाक्य हमारा कैसा है? शुद्ध हो गया। लिखने में तो वही है, शब्द तो वही है, लेकिन क्रम थोड़ा सा गड़बड़ है। क्रम को सही करते चलो और क्रम भंग अशुद्धि आपकी मिटती चलेंगी, अशुद्धि के स्थान पर आपके सभी के सभी वाक्य शुद्ध होते चलेंगे। अगला उदाहरण, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। यहाँ पर देखो पक्के सद ईश्वर के साथ सही नहीं लग रहा है कि ईश्वर पक्का कच्चा कोई होता नहीं, ईश्वर तो ईश्वर होता है। तो बस देखो यहाँ पर गलती हो गई लिखने में, इसको शुद्ध कर दो। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, लिख दो शुद्ध में। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये इस प्रकार हो गया। अगला उदाहरण ले लेते हैं। अगला उदाहरण और देखो, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक फूल की माला पहनाई। इसको देख लो, आपको पता है कि माला में अनेकों फूल होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर ये क्या है? गलत है। एक फूल की माला बनती नहीं है, वो तो केवल फूल ही कहलाता है। तो शुद्ध के लिए हम क्या करेंगे? विद्यार्थियों ने प्राचार्य को फूल की, फूलों की, यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें, फूलों की एक माला पहनाई, ये आपको संशोधन करना पड़ेगा। इस प्रकार आपको उदाहरण दे दिए हैं 5। इसके अलावा उदाहरण बहुत हैं, लेकिन ध्यान रखना जहाँ पर क्रम गलत हो वहाँ अशुद्धि मिलेगी, जहाँ पर क्रम सही हो वहाँ शुद्धि नहीं मिलेगी। परीक्षा में क्रम भंग संबंध अशुद्धियाँ पूछी जा सकती हैं, आपको ध्यान रखना है, उस क्रम को ठीक कर देना है। आपका पूरा पूरा वाक्य सही और वाक्य से तो 2 नंबर भी सही, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला नियम देखें, कारक संबंधी अशुद्धि। कारक संबंधी अशुद्धि, ये कारक का हिंदी में 8 कारक होते हैं। उन 8 कारकों का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है उनका नियम समझ लेना।
क्योंकि ऐसे बहुत से कारक हैं जो हमारे व्यवहार में बोलने में आ रहे हैं, हम उनको सही सा मान लेते हैं, लेकिन जब हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो उनमें बहुत बहुत गलतियाँ मिलती हैं। तो हमको क्या करना है, केवल एक ही जो चिन्ह होगा कारक का उसको हटा करके उचित कारक चिन्ह का प्रयोग कर देना है, तब हमारी ये कारक से अशुद्धि दूर होगी और वो वाक्य शुद्ध बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, मेरे सिर में घने बाल हैं। देखो लिखने में सबके सब सही हैं, लेकिन ज़रा सोचें, जो बाल होते हैं, बाल सिर में मतलब अंदर अंदर होते हैं क्या? अकबर अंदर तो होते नहीं हैं, ये तो केवल सिर के ऊपर होते हैं। तो ये मैं ये क्या कारक चिन्ह है? तो यहाँ पर गलती हो गई है, ये गलत लिख दिया गया है। इसके स्थान पर यहाँ पर आना चाहिए, पर शुद्ध हो जाएगा। मेरे सिर पर घने बाल हैं, शुद्ध में हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जैसा का तैसा आएगा, बिल्कुल ऐसा कैसे आ जाएगा यहाँ पर ये, लेकिन मैं के स्थान पर क्या आ जाएगा? पर आ जाएगा। देखिए मैं भी कारक चिन्ह है, पर भी कारक चिन्ह है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग ठीक नहीं लगता है, यहाँ इसका प्रयोग सही लगता है। जो सही लगता है तभी वाक्य हमारा कैसा होता है? शुद्ध होता है। अगला उदाहरण और देखें, उदाहरण नंबर 2, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें। ये उदाहरण मैंने कई बार पूछा है क्लास में, ये अधिकतर उत्तर इसका गलत आता है। अधिकतर छात्र केवल तुक लगाते हैं, तुक जानते अनुमान लगाते हैं, सही बैठ जाते होशियार बन जाते हैं, गलत बैठ जाते हैं कहते हैं कोई बात नहीं आप बता दो। अब देखो आप, गुरु जी के ऊपर श्रद्धा रखें, यहाँ पर ऊपर शब्द अनावश्यक है, मतलब इसका क्रम सही नहीं है। मैं पे पर कारक संबंधी है, उसका मतलब होता है ऊपर। देखो ऊपर कोई ना कोई वस्तु रखी जाती है, कोई भाव नहीं रख सकते, और श्रद्धा तो क्या एक सम्मान का भाव होता है, इसलिए उसको वजन नहीं मान सकते। कोई वजन वाली वस्तु होती तब तो होता सही। ऊपर मतलब उसके ऊपर, गुरु जी के ऊपर रखें कुछ ना कुछ। क्या श्रद्धा है? श्रद्धा को वस्तु तो नहीं, अगर वस्तु होती तो रख देते, इसलिए ये ऊपर शब्द कैसा है? गलत है। इस ऊपर शब्द के स्थान पर हमको शुद्ध करने के लिए शुद्ध वाक्य में ये तो जैसा तय लिख देंगे, ऊपर के स्थान पर शब्द लिख देंगे प्रति, तब जाकर के हमारा वाक्य कैसा बनेगा? शुद्ध बन जाएगा, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखें। ध्यान रखना, कभी भी श्रद्धा के साथ ऊपर जोड़ना गलत है। श्रद्धा के साथ क्या क्या जुड़ेगा? प्रति शब्द जुड़ेगा, तब जाकर के हमारा वाक्य शुद्ध माना जाएगा। अगला उदाहरण, राजस्थान ने वीर उत्पन्न किए हैं। देखो बहुत अच्छा उदाहरण है, राजस्थान ने भी उत्पन्न किए हैं। सही बात है कि राजस्थान वीरों की भूमि है, यहाँ पर वीर लोग रहते हैं। इतिहास गवाह है कि राजस्थान ने अपनी आन बान शान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन पीछे नहीं हटे, अर्थात राजस्थान वीरों की भूमि है, तो उसी से संबंधित है। राजस्थान ने वीर उत्पन्न किए हैं। आप जरा सोचें, राजस्थान कोई पुरुष है क्या? पुरुष नहीं है। राजस्थान तो भूमि का टुकड़ा है, ये तो नाम है भूमि के टुकड़े का, निर्जीव है। निर्जीव कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि वे पुरुष होता तो वाक्य सही बैठता, इसलिए वाक्य कैसा है? गलत है।
उत्पन्न के स्थान पर क्या शब्द आएगा वो आपका सही हो जाएगा। उत्पन्न तो होते ही हैं, सही हो जाएगा, लेकिन ये किए हैं क्योंकि राजस्थान के लिए शब्द आया किए। राजस्थान तो भूमि का टुकड़ा है, आपको पता है, ऐसे के लिए ये शब्द सही नहीं लगता, क्योंकि राजस्थान भूमि टुकड़ा कभी वीर पैदा नहीं कर सकता। हाँ, इसका शुद्ध क्या होगा सुनिए। इस किए के स्थान पर क्या आएगा, सोचें जरा आप लोग। देखो, राजस्थान में वीर पैदा होते रहते हैं, तो शुद्ध हो जाएगा अपना वाक्य। और ऊपर का तो जैसा का तैसा लिख देंगे, और किए के स्थान पर क्या लिख देंगे, हुए, और शेष शब्द जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा वाक्य शुद्ध बन जाएगा। राजस्थान ने वीर उत्पन्न किए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं गलती है, देखो भाषा सही नहीं बैठ रही है। अब दोबारा देखेंगे, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो राजस्थान में ये भी कारक चिन्ह है और ये भी कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह के आधार पर ही किए की जगह क्या हो गया, हुए हो गया। तो शुद्ध हो जाएगा, राजस्थान में वीर उत्पन्न हुए हैं। यहाँ ये चेंज होगा, यहाँ पर ये चेंज होगा। एक के साथ दो दो गलती हो सकती है, हिंदी में दो दो शब्द बदलने पड़ सकते हैं। अब ये मत सोचना कि हमें एक शब्द ही बदलना पड़ेगा, लेकिन देख लेना भाषा शैली बन जानी चाहिए। अगर हमारी भाषा होती तो होती है ना ऐसी, राजस्थान ने वीर उत्पन्न हुए हैं, तो देखो आपको पता चलेगा वो गलत है। ने के स्थान पर मैं, तब जा कर के भाषा शैली बात सही बनेगी, और सही बनने पर ही हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था। देखो, पढ़ने की दृष्टि से वाक्य बड़ा अच्छा लगता है। यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, लेकिन हम देखेंगे ढंग से तो यहाँ पर ये जो मैं है कारक चिन्ह, इसका प्रयोग गलत कर दिया गया है। इस चिन्ह के स्थान पर हमको कारक चिन्ह ही लिखना है। लिखना कौन सा है, जिस भाषा शैली को शुद्ध कर सके। तो देखिए, शुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो जैसा का तैसा लिख देंगे, मैं के स्थान पर से आ जाएगा, और शेष वाक्य जैसा का तैसा, तो शुद्ध हो जाएगा। यह समाचार दूरदर्शन से प्रसारित हुआ था लिख दो, हुआ है, जैसा वहाँ आएगा वैसा आप लिखना, आप कोई चेंज नहीं करना है। तो इस वाक्य में ये गलती है, और इससे पहले वाले में गलती दो थी। एक है तो एक सही कर देनी है, और दो है तो दो सही कर देनी है। ये भी कारक चिन्ह और ये भी कारक चिन्ह, इस कारक चिन्ह को लगाने से ये हमारा जो वाक्य है ना अशुद्ध कहलाता है, और इस कारक चिन्ह को लगाने से ये वाक्य हमारा बिल्कुल शुद्ध बन जाता है। तो हमें तो केवल शुद्ध लिखना है, तभी जाकर के हमको शुद्ध नंबर मिलेंगे। अगला उदाहरण और देखें आप लोग, पुजारी जी ने भक्तों के लिए भजन सुनाया। इसमें देखो कारक चिन्ह है के लिए। अब इसी पर आप ध्यान देना, ये गलत है कि सही है। गलत तो आप यूँ बता देंगे कि मैं लिख रहा हूँ पर सबसे पहले गलत, फिर सही कर रहा हूँ, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाओ मत। अब आप देखो, पुजारी जी ने भक्तों के लिए भजन सुनाया, इस के लिए को चेंज करना है,
और के लिए के स्थान पर एक ऐसा कारक चिन्ह आएगा जिससे कि हमारी जो भाषा शैली है ना वो पूरी तरह से कैसी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। ये तो ऊपर का तो जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ पर कोई ना कोई बदलाव होगा और शेष वाक्य भी जैसा का तैसा रहेगा। अब इस वाक्य को सही बनाने के लिए हमें कारक चिन्ह लगाना है, और कारक चिन्ह आपको पता है क्या लगेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर को लग जाएगा। पुजारी जी ने भक्तों को भजन सुनाया। देखिए के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक का है और को किसका, संबंध का है। तो यहाँ पर भक्तों का और पुजारी का संबंध है, इसलिए इसको को लगाया गया है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला देखिए, मैं आपको कुछ 2-4 शब्द ऐसे बता रहा हूँ, उनका यदि आपको कहीं प्रयोग करना पड़े, अगर वे शब्द जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपको आ जाएं किसी उदाहरण में, तो उनका इस प्रकार शुद्ध कर देना वाक्य के आधार पर। देखो इधर तो अशुद्ध लिख रहा हूँ और इधर इनके रूप शुद्ध लिख रहा हूँ। नंबर 1, मांगें, रखना, एक तो ये है। दूसरा देखिए, एक तो शब्द हो गए मांगे रखना, दूसरा है युद्ध लड़ा जाना। तीसरा है अंधेरा घिरा था। चौथा है संकल्प लिया। इनसे संबंधित वाक्य बनेंगे। अगर आपको उन वाक्यों में, इन चारों में से कोई भी ऐसी भाषा दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना वो हमारा कैसा है, अशुद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वाक्य हमें सही से लग रहे हैं, शुद्ध क्या होगा? आप सोचो जरा। मांगे रखना, हम कोई भी आंदोलन करते हैं तो उसमें अपनी मांगें मनवाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। कभी हड़ताल करते हैं, कभी अनशन पर बैठ जाते हैं, तो आप सोचिए उस मांगों को रखते हैं कि मांगें मंगवाते हैं? ज़रा सोचो। बस हमने सोच लिया, मांगे मांगना और मांगे मंगवाना। अब देखो, मांगे रखना और यहाँ हो जाएगा हमारा मांगे मांगना, मांगना। अब सुनो आप लोग, कभी कभी आपको भ्रमित कर देता है, बिल्कुल शुद्ध दे देता है। तो देखो, मांगे हमेशा कभी नहीं मांगी जाती, मांगे रखते हैं कि ये हमारी मांगे हैं, उनको पूरा करें। इस प्रकार ये वाक्य ना, ये अशुद्ध में लिखा है मैंने, लेकिन कैसा है ये वाक्य हमारा पूरी तरह से शुद्ध है। मांगे मांगना आ जाए तो क्या रख देंगे? रखना। और रखना आ जाए तो क्या रख देंगे? केवल रखना। देखो ये वाक्य मांगे मांगना हमारा गलत, बिल्कुल शुद्ध का शुद्ध लिखा हुआ है। अगला देखिए, युद्ध लड़ा जाना। आपको पता है युद्ध जब होता है लड़ाई तो होती है, लेकिन युद्ध के लिए कभी भी लड़ा जाना नहीं आता, क्योंकि खुद युद्ध अपने आप में क्या लड़ाई है। तो यह शुद्ध क्या हो जाएगा बताइए? युद्ध होना, लड़ा जाना नहीं, युद्ध होना। अंधेरा घिरा था, सब कहते आज तो बहुत अंधेरा घिर रहा है, सब कह देते हैं, लेकिन सोचिए अंधेरा एक प्राकृतिक देन है, उसको हम घेर नहीं सकते, उसको एक स्थान पर घेर के इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए ये वाक्य कैसा अपना गलत है। इस घिरा के स्थान पर शब्द क्या हो जाएगा हमारा? छाया था। तो ये घिरा शब्द है ना, इसके क्या हो जाएगा? छाया था। अंधेरा छाया था। अगली बात है संकल्प लिया। हम कभी कभी कोई प्रण कर लेते हैं, प्रण उसी को संकल्प कहते हैं, कि हमें आज ये कार्य करना है तब जा कर के खाना खाएंगे, या जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक और कोई कार्य हम नहीं, उसे कहते हैं संकल्प। तो संकल्प लिया नहीं जाता, क्योंकि लेने और देने का काम तो बाजार में होता है, और बाजार में संकल्प कहीं मिलता नहीं है।
इसलिए ये लिया हमारा वाक्य शब्द कैसा गलत है, इस लिया की जगह पर शब्द क्या हो जाएगा अपना किया हो जाएगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा संकल्प किया। तो ध्यान रखना मांगे रखना बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। युद्ध लड़ा जाना अशुद्ध है, अंधेरा घेरा अशुद्ध है, संगुल अशुद्ध है। इसका शुद्ध यही रहेगा मांगे रखना। इसका शुद्ध युद्ध लड़ा जाना जगह युद्ध होना, अंधेरा घेरा था इसके स्थान पर अंधेरा छाया था, संकल्प लिया इसके स्थान पर संकल्प किया। अगर आपको ये किसी भी शब्द में वाक्य में प्रयोग किया जाए ये तो समझ लेना इसको छोड़ करके कैसे सब के सब गलत, इनके स्थान पे क्या कर देंगे इन शब्दों का प्रयोग कर देंगे, तब जाकर के हमारे वाक्य बिल्कुल हिंदी की दृष्टि से शुद्ध माना जाएगा। अगला और देखें, कुछ हमारे शब्द हैं उनके बारे में देखिए। दुख हो, शोक, दोनों शब्द हैं, दोनों का अर्थ पीड़ा से है, कष्ट से है। अंतर देख लो, अगर व्यक्तिगत कष्ट है व्यक्तिगत तो हमेशा इस दुख शब्द का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत अकेले का हो। अगर कोई कष्ट सामूहिक है सामूहिक तो वहाँ पर शोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मुझे बुखार आ गया, क्या कहलाएगा दुख कहलाएगा। महात्मा गांधी का निधन हो गया, क्या कहलाएगा शोक कहलाएगा, क्योंकि उस पर सामूहिक दुख व्यक्त किया है लोगों ने। मेरे बुखार में तो केवल मुझे परेशानी है और को नहीं है। तो ध्यान रखना स्पेशल सिंगल के लिए दुख का प्रयोग और एक से अधिक समूह के लिए किसका प्रयोग शोक का प्रयोग किया जाता है। अगर ये शब्द किसी वाक्य में आ जाएं तो इसी तरह इनका प्रयोग कर देना। और देखें दो शब्द, कमी और कमजोरी, दोनों का अर्थ एक सा दिखाई देता लेकिन प्रयोग अलग अलग हैं। देखिए कमी हमेशा पूरी की जाती है और कमजोरी दूर की जाती है। उदाहरण देता हूँ आपके लिए, आपके घर में माना कि कोई वाहन नहीं है, कोई भी वाहन नहीं है, तो वो क्या है आपके घर की कमी है। उस कमी को आप पूरी कर सकते हैं तो कमी के लिए पूरी शब्द आएगा। और कमजोरी को दूर किया जा सकता है, अंतर अगला, कमी तो बड़ी जल्दी पूरी कर सकते हैं और कमजोरी में थोड़ा सा समय लगता है। उदाहरण, कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसकी पूरी नहीं किस कर सकते हम, एक संग दिमाग उसको भर दे नहीं भर सकते, धीरे 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 करके उसी कमजोरी को क्या कर सकते हैं दूर कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ शब्द बताए, कुछ वाक्य बताए थे, ये कैसे थे हिंदी की दृष्टि से शुद्ध हैं, उनका मैंने आपको शुद्ध रूप भी बता दिया गया है। अगला देखें, कभी और कोई, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे व्यवहार में आ रहे हैं। इनके साथ भी अगर आपको दिखाई देगा या भी, तो ये पूरा का पूरा वाक्य कैसे हो जाएगा गलत। कभी भी कोई काम करो ऐसे बोल देते हैं हम, कभी भी मत डरो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन गलत है। नियम है कि कभी शब्द हो या कोई शब्द हो, इनके साथ भी का प्रयोग नहीं लगाया जाता। यदि लगा दिया तो वाक्य अपना कैसा हो जाएगा, निशान लगा दिया करो से गलत हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में हमारे आ रहे हैं, कोई भी होगा जो काम कर लेगा, कभी भी कभी ना कभी तो देखा जाएगा, कभी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये सब वाक्य गलत। ऐसा अगर आपको पूछा जाता है तो जहां आपको कभी के साथ भी और कोई के साथ भी दिखाई दे जाए तो शुद्ध करने के लिए इन भी को हटा देंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध बन जाएगा। अगला आप देखें, वर्तनी संबंधी अशुद्धि।
इसका मतलब समझ लो आप। इसके बारे में चर्चा आपको शुरुआत में कर चुके हैं हम। इनको कहते हैं शब्द, कि जहाँ पर लिखने में हमारे शब्दों में गलती हो जाए, शब्दों में, तो वहाँ हमारी ये वर्तनी शब्द अशुद्धि कहलाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा शब्द गलत लिखा गया पूरे के पूरे वाक्य में, उसको क्या कर देंगे, हम शुद्ध लिख देंगे। और शुद्ध लिख देंगे तो हमारी जो वाक्य शुद्धि का नियम है वो भी हमारा ठीक हो जाएगा। जैसे देखो आप, उदाहरण नंबर 1, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। इसमें देखें ढंग से, ताजमहल से लिखा गया है कि सही है, सौंदर्यता भी सही से लगता है, अनुपम सही है, ये सब के सब सही लिखे गए हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि देखें तो ये हमारा सौंदर्यता शब्द कैसा है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मैंने वर्तनी शब्द अशुद्धि कि जब मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको नियम बताए थे कि कभी भी भाववाचक संज्ञा के पीछे कभी भी ता प्रत्यय नहीं लगाया जाता। तो देखो यहाँ पर ये अपने आप में भाव है सौंदर्य, हमने इसमें ता और जोड़ दिया, तो ये ता लगाना कैसे हो गया हमारा गलत। अब शुद्ध के लिए हम क्या करेंगे, शुद्ध वाक्य के लिए उस ता को हटा देंगे और केवल क्या लिख देंगे, ये सौंदर्य शब्द लिख देंगे। सौंदर्य, ये ऊपर का जैसा का तैसा और ये जैसा का तैसा, इस ता को हटा देंगे। जहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा के पीछे ता दिखाई दे जाए तो समझ लेना वही शब्द अपना गलत है, बाकी के बारे सबके सब है सही है। अगला देखें, देखो मीरा एक विद्वान कवि थी। इस वाक्य में दो गलतियां हैं, कौन कौन सी देखो। देखो मीरा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। विद्वान शब्द कैसा है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कंफ्यूज हो गए। मीरा को तो चेंज नहीं कर सकते आप। ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे, सुनो, स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द आना चाहिए। तो आपको पता है इस विद्वान का स्त्रीलिंग पता क्या होता है, विदुषी होता है, विदुषी। एक तो ये इसमें बदलाव हो जाएगा, ये मीरा एक विदुषी। आपको पता है मीरा एक स्त्री है और ये कवि शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो यहाँ भी मिस्टेक है। अब कवि को क्या कर देंगे, कवयित्री में बदल देंगे। अब कवयित्री लिखने के देखो तीन तरीका हैं। कोई तो ऐसे लिख देता है कवियत्री, कोई ऐसे लिख देता है कवयत्री, और कोई ऐसे लिख देता है कवयित्री। इसके अलावा और लिख सकते हैं। ये हमारे पास तीन रूप आएगा, इनमें से कोई एक ना एक, लेकिन ध्यान रखना अधिकतर छात्र गलती खा करते हैं। जो कवि लिखा ना कवि, इस कवि को देखते हैं पहले, इसमें भी है और इसमें है, इसमें नहीं है, ये सोचते हैं यही सही है, जबकि जिसमें कवि लिखा हुआ जा समझ लेना वो तो गलत है। अब इनमें से कौन सा सही है, यत्री यित्री, ये यित्री शब्द होता सही, यत्री नहीं होता, कवयत्री। तो वाक्य अपना शुद्ध हो जाएगा कि मीरा एक विदुषी कवयत्री थी। दोबारा सुने, मीरा एक विदुषी कवयत्री थी। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एक एक वाक्य में दो दो गलतियां भी हो जाती हैं। तो हमें शुद्ध बनाने के लिए और दोनों शब्दों को बिल्कुल सही से लिखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो वाक्य है वो पूरी तरह से सही माना जाएगा। अगला उदाहरण और देखें, कामायानी के
रचयिता प्रसाद हैं। इस बात को ढंग से देखें और ये अनुमान लगाए हैं कि इसमें गलती कर देखो, कामयानी तो पुस्तक का नाम है, इसमें गलती है ही नहीं। के सही है, रचयिता पर गौर देखो, और प्रसाद कवि का नाम है, ये भी सही है। तो ये रचयिता शब्द है ना, ये हमारा कैसा अशुद्ध है। रचयिता को ऐसे नहीं लिखते। इसको शुद्ध बनाने के लिए आपको जो शुद्ध अशुद्ध की जो लिस्ट है या जो कुछ नियम बताए थे उनको भी ध्यान देना होगा, तब जा कर के हमारे ये वर्तनी से अशुद्धि दूर हो पाएंगी, अन्यथा नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, कुछ आपके लिए हम भी कर रहे हैं। अब देखो रचयिता शुद्ध कैसे लिखते हैं वो लिख देना यहाँ पर, रचयिता, बस वो कवि जैसा ही है, मात्रा पहले आएगी नहीं, ये लिख देना, शुद्ध हो जाएगा हमारा शुद्ध वाक्य। कामयानी के रचयिता प्रसाद हैं। इसमें यहाँ थी गलती, इस गलती को हमने सुधार दिया, हमारा वाक्य कैसा बन गया, सही बन गया। अगला उदाहरण और देखें, व्यक्ति यौवनावस्था में भूलें करता है। व्यक्ति यौवनावस्था में भूलें करता है, ये वाक्य लिखने में और सुनने में ठीक सा दिखाई दे रहा हमारे लिए, लेकिन आप देखो इसको बड़ा ढंग से देखेंगे ना तो देखिए व्यक्ति से ही लिखा हुआ है, ये यौवन अवस्था को ध्यान से देखें, यौवन प्लस अवस्था, इसकी संधि हो गई। हमको पता है जो यौवन है ना, यौवन ये अपने आप में अवस्था है, उम्र है ये, तो अवस्था के साथ फिर अवस्था लिख दिया हमने, तो देखिए पुनरुक्ति दोष हो गया। मैंने आपको शुरुआत बताया कि समान अर्थ वाले जब शब्द आ जाते हैं वहाँ पर ये गलती हो जाती है, तो यहाँ पर हमने यौवन अवस्था गलत लिख दिया है। तो इसका शुद्ध क्या होगा, देखो आप इस अवस्था को हटा देना, क्योंकि यौवन भी अपने आप में एक अवस्था है, इसको हटा देना और आपका जो वाक्य है ना पूरी की पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। तो देखो शुद्ध में क्या हो जाएगा, सुने आप, शुद्ध वाक्य देखें इसका, देखो व्यक्ति यौवन, अब अवस्था नहीं लिखना है क्योंकि यौवन अपने आप अवस्था है, और बच्चा को तो लिख दो जैसा तैसा है, व्यक्ति यौवन में भूलें करता है, ये शुद्ध हो गया। एक देखो परीक्षा में ये शब्द बड़ा पूछा गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ये शब्द हैं, एक शब्द लिख रहा हूँ केवल, ये तीन शब्द लिख रहा हूँ, इन तीनों को आप बड़े गंभीरता से देखेंगे तो आपको तीनों में बड़ा कन्फ्यूज होगा कौन से को सही माने कौन से को नहीं माने। जैसे इनका एक उदाहरण बोल देता हूँ मैं कि तीर्थराज प्रयाग का बड़ा खालिस्तान है, तो इनमें से आएगा कोई ना कोई सा। दोबारा बोल देता हूँ, तीर्थराज प्रयाग का बड़ा खालिस्तान है, तो ये आपको दे दिए गए हैं, इनमें से आपको केवल शुद्ध लिखना है, और शुद्ध है कौन सा देखो। आपसे अगर मैं पूछूं तो आपके उत्तर भिन्न भिन्न आएंगे, हो सकता है तीनों उत्तर आप क्या जाए, कोई इसे बताएगा कोई इसे बताते चलेंगे, तीनों से माने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना इसमें लास्ट वाला ही सही है, बाकी सब कैसे हैं, गलत हैं। अब ये क्यों सही है कि मैंने वर्तनी समय अशुद्धि में आपको शुरुआत में एक नियम बताया था, यह प्रत्यय का नियम, यह प्रत्यय का नियम बताया था आपके लिए, तो यह इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, दोनों में जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ पर यह प्रत्यय जुड़ता है ना
तो वहाँ के शब्द के प्रारंभ में अगर छोटा आ है तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये बड़ा, और यहाँ पर कैसा है, ये छोटा। इसलिए ये नियम से बाहर है, ये नियम में है, तो कुल मिलाकर के ये हमारा कैसे हो जाएगा, सही। अगर इससे संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आज के बाद कभी भूल मत करना, इसी को लिख देना, इसी को। आज छोटे रूप में आपके वाक्य शुद्धि का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कुछ बचे हैं कि कुछ ऐसे जो आप उनको जानते हो, जैसे वचन संबंध अशुद्धि, एक वचन बहुवचन जानते हो। लिंग संबंध अशुद्धि, आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान लेते हो, तो उनमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मुख्य चीज़ कौन सी है, ये है, ये तो क्रम भंग संबंधी, एक है वर्तनी संबंधी। इन पर आप ज़्यादा विचार करना, इनका अध्ययन जैसे आपको यहाँ भी करा दिया गया है शॉर्ट रूप में, और विस्तृत रूप में आप अध्ययन कर लेना। आज के लिए इतना ही बहुत है। और इस प्रकार आपका 2 नंबर का टॉपिक आज वाक्य शुद्धि से संबंधित कंप्लीट हो गया है।